मौत छुपी है देश में। 15 अगस्त के दिन को स्वाधीनता के दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष धूमधाम से किसी त्योहार की तरह मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत पराधीनता की जंजीरें तोड़कर स्वाधीन हुआ था। प्रत्येक भारतवासी इस पर्व में शामिल होना अपना गौरव समझता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। आज़ादी के इस दिन को मनाने की तैयारियां महीने भर पहले से ही शुरू हो जाती हैं। सुरक्षा के हर प्रकार के कड़े प्रबंध किए जाते हैं, जहां प्रत्येक आपराधिक कार्यवाही को रोकने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रहती हैं। वहीं देश विरोधी ताकतें इन सुरक्षा प्रबंधों को तोड़ने और आतंकवाद फैलाने की तैयारियों में व्यस्त हो जाती हैं। पता नहीं हेडक्वार्टर से अभी तक हमें मैसेज क्यों नहीं भेजा गया। जब तक कुर्बान जैदी साहब हमें बता नहीं देते कि 15 अगस्त की गड़बड़ कहाँ और कैसे करनी है, हम अपना काम शुरू नहीं कर सकते। पिक 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 पिक। हैदर, हेडक्वार्टर से मैसेज आने का संकेत आ रहा है। मैं कोड मशीन पर मैसेज रिसीव करता हूँ। पिक 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 पिक। हैदर की आंखें बाज की तरह कोड मशीन पर जा लगी। मैंने मैसेज को कोड प्लेट पर रिसीव कर लिया है। जल्दी करो, कोड प्लेट को कोड क्रैकर मशीन में इंसर्ट करो। उसने फौरन कोड प्लेट को कोड क्रैकर मशीन में इंसर्ट किया। क्लिक। और फिर उस मैसेज को पढ़ते वक्त हैदर की आंखें चीते की तरह चमक उठी। वाह, कोई सोच भी नहीं पाएगा कि बम कहाँ लगे हैं, और सारे के सारे बम एक साथ तब फटेंगे जब 15 अगस्त जैसे महत्वपूर्ण दिन से पहले शहर में आतंक फैलाने की कोशिशें भी जारी रहती हैं। सिनेमा हॉल में एक मानव बम मौजूद है। अगर हमारी मांगें न मानी गई तो वो फट जाएगा। क्या? हमारी मांग है 25 लाख रुपए। रुपए शो खत्म होने से पहले गेट के पास रख दो। और खबरदार, जो पुलिस को इन्फॉर्म करने या मानव बम को ढूंढने की कोशिश की तो बम फट जाएगा। जल्दी ही रोशन हुआ सुरक्षा चक्र। ओह, मुझे फौरन कमिश्नर साहब के पास पहुंचना होगा। क्या बात है कमिश्नर साहब? तिरंगा, लिबर्टी सिनेमा में मानव बम होने की सूचना मैनेजर ने हमें दी है। इस खबर को लीक करने के गंभीर परिणाम भुगतने की वार्निंग दी गई है। उनकी डिमांड शो खत्म होने से पहले 25 लाख रुपए की है। लिबर्टी सिनेमा। दर्शकों ने फिल्म के बीच में ही पर्दे के सामने देखा तिरंगा को। तिरंगा, तिरंगा, अरे तिरंगा। लेकिन तिरंगा वहां ठहरा नहीं। हेलो मानव बम। हाँ, मानव बम का हाथ तेजी के साथ अपने बेल्ट की ओर गया, और उसी वक्त तिरंगा का हाथ उसके जबड़े पर पड़ा। धाड़। मैं जानता हूं कि तुम बम फोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आह! बारूदी छड़छड़ों से लिपटी इस बेल्ट में तुम्हें मानव बम बना रखा था ना। तिरंगा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही मानव बम हूं? अभी बताता हूं। इसे पहनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसे थर्ड आई कहते हैं बेटे। इसे मैंने बनाया है। जहां भी बारूद होता है ये उपकरण उस जगह को लाल रोशनी से इंडिकेट करता है। ओह, सब कुछ दिखता है। कमिश्नर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। थर्ड आई बनाकर तो तुमने कमाल ही कर दिया तिरंगा। रात के 2 बजे हैं। जाओ लाल किले मैदान को चेक करो, जहां कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे, और जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। सचमुच आतंकवादियों के लिए विस्फोट इत्यादि करने के लिए ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह आदर्श जगह होती है। इस समय 3 बज रहे हैं। 7:30 बजे लाल किले से प्रधानमंत्री जी का भाषण देना है। समय बहुत कम रह गया है। वीआईपी लोगों के लिए कुर्सियों को बिछाने का काम जोरों पर है। ओह, थर्ड आई उन 2 आदमियों को बैगों पर लाल रोशनी शो कर रहा है। तो क्या उनके बैगों में कोई विस्फोटक सामग्री है? ठहरो तिरंगा। रुकने के स्थान पर दोनों भागे। भाग हैदर। लेकिन तिरंगा के निगाहों में आने के बाद वहां से भागना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। धाड़। मुझसे कुछ भी छुपाओगे तो तुम्हारी हालत बदतर कर दूंगा। तुम्हारे बैगों में विस्फोटक भरे हैं ना? बताओ कैसे विस्फोटक हैं ये, और विस्फोटक कहाँ कहाँ फिट किए हैं तुमने? जल्दी बताओ। क्या हुआ तिरंगा? कौन है ये दोनों? ये तो मुझे अभी भी नहीं पता, पर ये दोनों यहाँ किसी गड़बड़ी के उद्देश्य से आए हुए थे। इनके बैग में विस्फोटक भरे हैं। जबरदस्त सनसनी फैल गई। एरिया कमांडर ने बैगों को खोला। इसमें तो सचमुच बम है तिरंगा। बताओ कैसे बम है ये? इनमें से कितने बम तुमने यहाँ फिट कर दिए हैं और कहाँ कहाँ पर किए हैं? बोलो। ये नहीं भी बताएगा तो भी मैं बम ढूंढ लूंगा इंस्पेक्टर, क्योंकि मेरे पास है थर्ड आई। तिरंगा ने बम रखे जाने के प्रत्येक संभावित स्थान की खोज में निगाही दौड़ाना शुरू किया। बम कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा, पर मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे पर बम की तलाश करनी है।
दर्शक दीर्घा में भी कहीं बम फिट किया दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है कि वो दोनों अभी बम छुपा ही नहीं पाए होंगे कि तुम्हारी निगाहों में आ गए। मगर पता नहीं, मेरा दिल आसानी से ये मानने को तैयार नहीं हो रहा। हम सबकी तसल्ली जरूरी है तिरंगा। अगर यहाँ कहीं भी बम छिपाए गए होंगे तो उन्हें बम स्क्वाड ढूंढ निकालेगा। उफ उफ, तिरंगा, बम नहीं मिले। मुझे फौरन उन दोनों शैतानों के पास ले चलो, जल्द ही। तिरंगा, इतनी पिटाई खाकर तो पत्थर ही बोल उठते, पर इन दोनों ने तो जैसे होठ ही सिल रखे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। अगर लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कोई भी हिंसा हुई तो तुम दोनों बहुत बुरी मौत मरोगे। तभी तिरंगा के हाथ में थमे रेडियो से स्वर उभरा। ये आकाशवाणी दिल्ली है। अब हम आपको लाल किले ले चलते हैं, जहां से आप प्रधानमंत्री के संदेश का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। प्रधानमंत्री लाल किले पर पहुंच चुके हैं और नागरिकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लाल किले की प्राचीर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से वे अपना संदेश भारतवासियों को देंगे। हा हा हा, अब तुम जो मर्जी कर लो तिरंगा, प्रधानमंत्री जी भाषण जरूर देंगे, मगर सुनने वाले नहीं बचेंगे। हाँ, बता कहाँ छिपा रखा है तूने बम कमीने। आह, धड़ाक। इस वक्त लाउड स्पीकरों पर वंदे मातरम की धुन वातावरण में देशभक्ति की महक बिखेर रही है। ओह, मुझे तुरंत वापस लाल किला जाना होगा, क्योंकि एक जगह चेक करने की छूट गई है, और वो जगह है लाउड स्पीकर्स। ऊंचाई पर लगे होने के कारण मेरी निगाहें उस वक्त इन पर नहीं जा पाई थी। ओह गॉड, थर्ड आई लाउड स्पीकर के पिछले हिस्से पर लाल रोशनी शो कर रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मगर ऐसी रोशनी तो यहाँ लगे प्रत्येक लाउड स्पीकर पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब पूरे मैदान पर लगे प्रत्येक लाउड स्पीकर में बम है, और अगर ये सभी बम फटे तो हजारों लोग मारे जाएंगे। और अगर मैंने उन बमों का पता पुलिस को दिया तो भीड़ में बमों के ऐलान से जो भगदड़ मचेगी, उसमें हताहतों की संख्या सैकड़ों में होगी। अब इस तबाही को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है, और वो तरीका ये है कि वो बम फटे ही ना। मैंने उन बमों को देखा था। लाउड स्पीकर में लगे बम टाइम बम तो हरगिज नहीं है, तो फिर ये फटेंगे कैसे? अगर ये बम साउंड फ्रीक्वेंसी पर फटने वाले बम होते तो लाउड स्पीकर पर वंदे मातरम का गीत बजते ही फट जाते, तो फिर कैसे फटेंगे ये बम? प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर पर पहुंच चुके हैं, और थोड़ी ही देर में वो प्राचीर पर बनाए गए बुलेट प्रूफ शीशे के केबिन में पहुंचकर नागरिकों को अपना संदेश देंगे। कैसे फटेंगे बम? उन दोनों आतंकवादियों में से एक ने कहा था कि प्रधानमंत्री भाषण जरूर देंगे, मगर सुनने वाले नहीं बचेंगे। अब मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी भाषण भी देंगे और सुनने वालों का बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि ये एक खास साउंड फ्रीक्वेंसी वाले बम है। यानी बमों को प्रधानमंत्री जी की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया गया है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी की आवाज़ लाउड स्पीकर में फिट बमों तक पहुंचेगी, सभी बम एक साथ फट जाएंगे और महाविनाश मचा देंगे। लेकिन अब मैंने वॉइस डिकोडर नामक यंत्र की मदद से इन बमों की फ्रीक्वेंसी बदल दी है। अब ये प्रधानमंत्री जी की आवाज़ पर नहीं फटेंगे। सचमुच ऐसा ही हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर भगवान ने इंसान न बनाया होता तो वोट भी न बना होता। उधर तिरंगा, ले सुन, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और लाउड स्पीकर में फिट किए गए तुम्हारे बम भी नहीं फटे। भाइयों, आज प्याज 50 रुपये किलो बिक रहा है। ये विरोधी पार्टियों का षड्यंत्र है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब भी अगर तुम चुपचाप रहे तो तुम्हें मैं बम से उड़ा दूंगा। नहीं तिरंगा, रुक जाओ। तुम जो कुछ भी पूछोगे हम बताने के लिए तैयार हैं। तुमसे हम अलग अलग पूछताछ करेंगे। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो फंस जाओगे। वाह, तिरंगा का भी जवाब नहीं। सबसे पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और किसके लिए क्या काम करते हो। मेरा नाम हैदर है तिरंगा। मैं पाकिस्तानी हूँ। निशाना संगठन का नाम तूने सुना ही होगा, जिसका काम दुनिया भर में तोड़ फोड़ के काम में हरदम लगे रहते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा काम भारत में ही करना पड़ता है। आतंकवादी हरकतें, तोड़ फोड़, आगजनी, लूट मार के अलावा हमारा एक और सबसे बड़ा उद्देश्य भी है, और वो है 10 साल पहले यहाँ आकर गुम हो गए निशाना संगठन के लीडर मुस्तफ़ा जैदी की खोज, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है भी या नहीं। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में कहाँ है ये हमें भी नहीं मालूम।
हमें कोड मशीन पर कोड वर्ड में मैसेज मिलते हैं, ताकि अगर उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ भी लिया जाता जिस पर कोड मैसेज जा रहा है तो भारत के जासूस सभी निर्देश कोड में होने के कारण हमारा मिशन न समझ पाए। पाकिस्तान से तुम्हें संदेश कौन भेजता है? मुस्तफ़ा जैदी साहब के लापता हो जाने के बाद संगठन का चार्ज उनके भाई कुर्बान जैदी साहब के पास है। पाकिस्तान से मैसेज हमें वही भेजते हैं। और अब सबसे अहम प्रश्न का जवाब दो। वो प्रश्न ये है कि तुम 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुस्तफ़ा जैदी की तलाश क्यों कर रहे हो? वो छुपाने की कोशिश करना बेकार है। तिरंगा, 10 साल पहले जैदी साहब हथियारों के बहुत बड़े जखीरे के साथ भारत आए थे। उसमें 50 किलोमीटर की दूर तक मार करने वाली मिसाइलें थीं, जिसकी ब्लास्ट रेंज में दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मेरठ जैसे शहर भी आ जाते। लेकिन अचानक उनके गायब हो जाने से मौत खामोश हो गई। अगर हमें जैदी साहब मिल जाते तो मौत की उस नींद को तोड़ा जा सकता था जल्द ही। तिरंगा, मुस्तफ़ा जैदी के कारनामों से तो फाइलें भरी पड़ी हैं। 10 वर्ष पूर्व सचमुच उसमें भारत में अपना आतंक फैला रखा था। तिरंगा के लिए यह खबर परमाणु बम से भी ज़्यादा विस्फोटक व खतरनाक थी। लेकिन ये पुलिस का दुर्भाग्य था कि उनके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी। शायद इसलिए वो कभी पकड़ा नहीं जा सका। हो सकता है पुलिस ने उसे किसी मुठभेड़ में मार गिराया हो और उसकी पहचान न होने के कारण लावारिस करार देकर उसे फूंक दिया गया हो। मुस्तफ़ा जैदी ग्रुप द्वारा विस्फोट में 25 मरे, 200 घायल। ट्रेन में विस्फोट, निशाना संगठन का हाथ। निशाना संगठन मुस्तफ़ा जैदी। दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियां। बहरहाल, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैंने फाइलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। इन्हें मैं आज घर ले जाऊंगा, जहां पर मैं खुद इनकी स्टडी करूंगा। कल तुम्हें और पुलिस को उन ठिकानों की लिस्ट मिल जाएगी जहां उन दिनों निशाना ग्रुप या मुस्तफ़ा जैदी सक्रिय था। हाँ, यह ज़रूरी है, क्योंकि अगर हैदर सच कह रहा है तो मौत भारत की जद में सो रही है, जो कभी भी किसी भी कारण अगर जाग गई तो भीषण तबाही मच जाएगी। और कमिश्नर साहब, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मुस्तफ़ा जैदी अभी भी जिंदा है और वो भारत में ही है। उसकी तलाश जारी रखी जाए। ओके। और हाँ, शाम को ज़रा मेरे यहाँ आना। मेरा नाती राजा पंजाब से दिल्ली आया हुआ है। वो अपने दिल्ली के दोस्तों से तुम्हारे बारे में सुनता रहता है और तुमसे मिलना चाहता है। उसके बाद तिरंगा ने कमिश्नर से विदा ली। दिल्ली में तबाही के एक बड़े प्लान के विफल हो जाने की खबर ने दिल्ली को भी बहुत चक्का कर दिया। निशाना संगठन द्वारा दिल्ली में तबाही की कोशिश, तिरंगा द्वारा नाकाम। ओ गॉड, अगर ये प्लान सफल हो जाता तो कई जानें चली जाती। तिरंगा ने सचमुच तिरंगे की लाज रख ली आज तो। और उसी शाम, गुड इवनिंग नाना जी। गुड इवनिंग राजा बेटे। सावित्री, ये जरूरी फाइलें हैं, इन्हें मेरे कमरे में सेफ रख दो। जी अच्छा। नाना जी, आपने कहा था कि आज आप मेरे साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के दफ्तर में चलेंगे और 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में मुझे बिठाने के लिए फॉर्म भरवाने में मेरी मदद करेंगे। मैंने पता कर लिया है राजा बेटे, तुम 5वीं कक्षा में हो और अभी 10वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकता? मैं 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की परीक्षाएं एक साथ दूंगा और मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझसे पहले भी तथागत नाम का एक इतनी ही उम्र का बच्चा परीक्षा दे चुका है। जब ये कह रहा है तो आप कोशिश क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं पता करूँगा। सावित्री, मेरे लिए फटाफट चाय बना दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अभी लाता हूँ। नानी, ओ नानी, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा। अरे बुद्धू, तेरे ही हाथ में था। तूने नानाजी की कार की आवाज़ सुनते ही वहीं टेबल पर रख दिया था। ये रहा रिमोट। राजा की उंगलियां अनायास ही उस फाइल के पन्ने भी खोलती चली गई। हेलो, कौन? अरे तुम तिरंगा हो ना? तुम तिरंगा से मिलना चाहते थे ना राजा? यही है देशभक्त डिटेक्टिव हीरो तिरंगा। हेलो। हेलो तिरंगा, ये वीडियो गेम मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ राजा। वीडियो गेम? क्यों, क्या हुआ? मैं तो तुम्हें समझदार समझता था तिरंगा, परंतु तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि किसे क्या तोहफा देना चाहिए। ये वीडियो गेम मैं युवा पीढ़ी के लिए एक भयानक रोग समझता हूँ तिरंगा, जिसमें घंटों डूब कर युवक सब कुछ भूल जाते हैं। अगर मुझे ये रोग लग गया तो मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। 10वीं की परीक्षा कैसे दे पाऊंगा?
10वीं? हाँ तिरंगा, ये तथागत की तरह 5वीं के बाद सीधे 10वीं की परीक्षाएं देना चाहता है। फिर तो मुझसे वीडियो गेम लाकर सचमुच भूल हो गई। आई एम सॉरी राजा। नो प्रॉब्लम तिरंगा, इट्स ऑल राइट। रहीम, वीडियो गेम ले जाओ और इसे राजा के नानी के कमरे में रख दो। उन्हें वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक है। वाह, तुम्हारा कमरा तो बहुत सुंदर है राजा। राजा को सभी चीज़ें तरीके से रखने की आदत इसकी माँ से मिली है, और मुझे इसकी माँ को मुझसे। इसमें जो थोड़ी लापरवाही है वो भी इसे अपनी माँ से मिली है, और माँ को उसकी माँ यानी कि राजा की नानी से। हाँ हाँ, सारी खराब आदतें तो मुझी में हैं। अरे ये क्या, इस घर में कुरान? तिरंगा, वैसे तो पवित्र कुरान रहीम पढ़ता है, मगर जब इसे राजा ने रहीम के पास देखा तो वो उसे अपने कमरे में ले गया। तुम्हें ये जानकर ज़बरदस्त हैरानी होगी तिरंगा कि राजा को पवित्र कुरान की बहुत सारे आयतें जुबानी याद है। वाकई कमाल है, ऐसा तो आज तक नहीं सुना। एक हिंदू परिवार में पलने वाला बच्चा भला कुरान के बारे में कैसे जान सकता है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी। तिरंगा के प्रश्नों के बहुत से जवाब यहाँ भी मौजूद थे। हैदर और जफर पकड़े गए। उन्हें किसी तिरंगा ने न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि हमारी सारी योजना पर भी पानी फेर दिया। हमारे सभी आदमी नकारा होते जा रहे हैं। हमारी दी गई सारी ट्रेनिंग का उस वक्त खून हो जाता है जिस वक्त हमारे आदमी अपने किसी मिशन को पूरा नहीं कर पाते। मेरे भाईजान मुस्तफ़ा जैदी के भारत में लापता हो जाने के बाद हाई कमान का सख्त आदेश है कि निशाना ग्रुप का लीडर अपने वतन में रहकर ही सारी कमान संभाले, अन्यथा मैं इस वक्त यहाँ नहीं हिंदुस्तान में होता और भारत के चप्पे चप्पे पर होता मेरे नाम का आतंक। दीवारें मेरे नाम की पोस्टरों से रंगी होती, वांटेड कुर्बान, इस्तेहारी कुर्बान, आतंकवादी कुर्बान, कुर्बान कुर्बान कुर्बान। मगर हाई कमान के फैसले के आगे मैं खामोश हूँ, इस फ़ोन की तरह खामोश हूँ आज। हाँ, आज 10 वर्ष हो गए इस टेलीफोन को खामोश हुए। कान तरस गए हैं मेरे इसकी घंटी को सुनने के लिए, क्योंकि इस टेलीफोन का नंबर सिर्फ एक ही शख्स के पास है, और वो शख्स है मेरे भाईजान निशाना ग्रुप के पहले लीडर मुस्तफ़ा जैदी, जिन्हें हिंदुस्तान निगल गया। मैं वहाँ जाता तो हिंदुस्तान की जमी को खोद कर भी अपने भाईजान को ढूंढ लाता, लेकिन अरे कुर्बान जैदी विस्तारित अंदाज में ऐसे देख रहा था मानो टेलीफोन की घंटी नहीं बजी थी बल्कि परमाणु बम का धमाका हो गया था। क्या मुस्तफ़ा जैदी वाकई जिंदा था? क्या तिरंगा दिल्ली, पलवड़, मेरठ, फरीदाबाद, हापुड़, बागपत, गुड़गांव को धमाकों से बचा सका? क्या रहस्य था उस मुर्दा फ़ोन का जो 10 साल बाद फिर से जिंदा हो गया था? जानने के लिए पढ़े तिरंगा सीरीज का रोमांचक विशेषांक, जिसमें तिरंगा जा पहुंचा पाकिस्तान, झंडा ऊंचा रहे हमारा।